हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने प्यारे से सुंदर सा चैनल ल्यूमेंस एकेडमी में। तो इस चैनल पे आपको देखने को मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, वो भी बहुत आसान भाषा में और एनिमेशंस के साथ। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले, जैसा कि चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट आखिर होता क्या है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें और इलेक्ट्रिक करंट क्या है इसके बारे में अगर डिटेल में सीखें, तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली हमारा होता क्या है, इसका अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो डेफिनेशन कहता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब हुआ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कि इसको तो पहले डिनोट किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किया जाता है आई से। किससे डिनोट किया जाता है? आई से। तो आई हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा? करंट को। और आई को हम लोग लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू ज़ीरो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इसी को हम लोग लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी। ये हमारा बेसिकली इंस्टेंटेनियस करंट को भी बताता है। बेसिकली यही है हमारा करंट। करंट क्या है हमारा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो मतलब कि कितना चार्ज फ्लो किया किसी एक कंडक्टर में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इस पार्ट को हम ब्रैकेट में रख देते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर है कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। अगर हम एसआई यूनिट के बारे में बात करें कि इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या? एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? कैसा यूनिट सभी लोगों को पता है, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा होता है एम्पियर, इज एम्पियर। अब ये एम्पियर को हम लोग रिप्रेजेंट ए से करते हैं। अब आई है हमारा, आई को हम लोग लिख सकते हैं, ये चार्ज बाई टाइम है, बेसिकली इसको क्यू बाई टी भी लिख सकते हैं। इट मीन्स चार्ज का जो यूनिट होता है दैट इज कूलम और टाइम का होता है सेकेंड, विच इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड विच इज इक्वल टू एम्पियर। इसको आप कूलम पर सेकेंड बोलो या फिर आप इसको बेसिकली एम्पियर भी कह सकते हो। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, ये बेसिकली एम्पियर ए भी कह सकते हैं इसको हम। ठीक है ना, ये हमारा ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पता चल गया। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट के बाद इलेक्ट्रिक करंट कितना तरह का होता है उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली उसका नाम है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या लिखते हैं? टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो सबसे पहला टाइप जो होता है उसका नाम है हमारा, सबसे पहले हम लोग अगर इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं तो ये है हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट। अब ये दोनों करंट है क्या, इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि हमारा एक का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा? कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट। अब क्या है दोनों, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, क्या है इलेक्ट्रॉनिक करंट और क्या है कन्वेंशनल करंट। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, एक कंडक्टर बनाते हैं जो कि एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा कुछ इस तरह से है, ये हमारा कंडक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऐसे करते हुए ये हम कुछ इस तरह से बना दिए। हमारा एक कंडक्टर है, ऐसा हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा इस तरह से बनाएं।
ठीक है, ये हमारा कंडक्टर है। अब ये जो कंडक्टर आपको दिख रहा है, ये कंडक्टर कनेक्टेड है हमारा, माफ़ कीजिएगा, ये कंडक्टर जो कनेक्टेड है ये हमारा एक पोटेंशियल से कनेक्टेड है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। छोटा सा पोटेंशियल यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, यहाँ से ये भी कनेक्टेड है हमारा, ठीक है ना, ये हमारा पोटेंशियल से कनेक्टेड है। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे हमने बना दिया, ठीक है ना। अब बात ये है कि यहाँ पे अगर हम इसको लिखते हैं, ये हमारा पोटेंशियल हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो कि भी है यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात यहाँ पे ये है कि जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस इस जगह पे दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इस जगह से यहाँ पे जितने भी, यहाँ पे ढेर सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। बोलो हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में होने वाला है, होगा ना। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं उस डायरेक्शन को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम लोग कन्वेंशनल करंट कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में ही डिटेल में जानना है। सबसे पहले बात, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इस जगह पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बनाने की कोशिश करें, यहाँ पे ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। ये भी इलेक्ट्रॉन, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, इसका फ्लो कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रॉन मतलब कि इस साइड जो भी फ्लो करेगा ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है ना, जो इस साइड फ्लो करेगा। अब बात यह है कि इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो कर रहा है उसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दिए हैं। अब अगर हम करंट का डेफिनेशन देखें तो करंट का डेफिनेशन कहता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन जिधर फ्लो किया उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहे, और ऐसा मान लेते हैं कि वही हमारा ओरिजिनल करंट है, मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए। लेकिन जब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे Q/T, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब हर एक केस में जब भी करंट लिखेंगे हमको हमेशा एक नेगेटिव साइन बैठाना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर हमारा यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है तो I इज इक्वल टू Q/T होता है, और यहाँ पे हमेशा -NE ही बैठाना पड़ेगा बाई T। मतलब कि करंट हमेशा नेगेटिव वैल्यू आएगा। बात समझ रहे हैं? और करंट नेगेटिव वैल्यू आएगा, हमेशा करंट का नेगेटिव वैल्यू को ढोना पड़ेगा। अब ये हमारे पास एक समस्या आ गया कि अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन को लें तो हमारा जो करंट होगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो करंट को पॉजिटिव बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो का जो डायरेक्शन है, कन्वेंशनली हम अपने सुविधा के अनुसार उसका डायरेक्शन का अपोजिट डायरेक्शन को ऐसा मान लेते हैं कि करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो का अगर हम लेते हैं तो करंट हमारा पॉजिटिव भी हो जाएगा कन्वेंशनली, सुविधा के अनुसार, क्योंकि नेगेटिव करंट के अपोजिट हमारा पॉजिटिव करंट होगा। तो अगर हम इस डायरेक्शन का बात करते हैं तो ये हमारा कन्वेंशनल करंट हो जाएगा हमारा। बोलो हाँ या ना? कन्वेंशनल करंट, ठीक है ना। अब क्यों कन्वेंशनल करंट होगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में जो करंट होता है वो हमारा कन्वेंशनल करंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो का अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो इसको हम लोग नाम दे दिए इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दे दिए, ठीक है। और इस डायरेक्शन का अगर हम बात करें, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट में इस डायरेक्शन का, इस फ्लो का बात करें तो ये जो फ्लो होगा इसका नाम हो जाएगा कन्वेंशनल करंट। ये क्या हो गया हमारा? कन्वेंशनल करंट। बात समझ रहे हैं? तो दो तरह का करंट है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक करंट और दूसरे का नाम है कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल बेसिकली हमारा सुविधा के अनुसार उस डायरेक्शन को लेते हैं, क्योंकि जिधर हमारा नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट में ऐसा हम मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा, और पॉजिटिव चार्ज फ्लो का जो करंट होगा वो करंट का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। तो करंट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग अपने सुविधा के अनुसार कन्वेंशनल करंट लेते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। किसके अपोजिट डायरेक्शन में? इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में।
उम्मीद करते हैं ये पार्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है हमारा ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत जरूरी भी है और आगे जाकर के इसको डिराइव भी करेंगे हम लोग। तो चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा ओम्स लॉ आखिर है क्या। अगर हम ओम्स लॉ के बारे में बात करें कि क्या है हमारा ओम्स लॉ, तो इसका डेफिनेशन सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि ये टॉपिक आप क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर हम ओम्स लॉ के डेफिनेशन के बारे में बात करें तो इसका डेफिनेशन कहता है कि द करंट, यहां पे लिखते हैं, द करंट flowing through the conductor, flowing through the conductor, through the conductor is directly proportional to, is directly proportional to potential difference applied across its ends, applied across its ends, applied across its ends, provided temperature and other physical conditions remains constant. This is called Ohm's law. अब क्या है ओम्स लॉ, एक बार डिटेल में बात करेंगे। कहने का मतलब इस जगह पे अगर हम लिखते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, तो एक चीज आप देख सकते हैं, जो करंट फ्लो कर रहा है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो है क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। दो एंड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट। मतलब कि करंट उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। प्रोवाइड क्या किया गया, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अब टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट होना चाहिए, अब एक बात बता रहे, टेम्परेचर अगर वैरी करेगा तो हमारा जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो बदल जाएगा। कंडक्टर का रेजिस्टेंस बदल गया मतलब कि V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। और अदर फिजिकल कंडीशन भी कांस्टेंट क्यों बोला गया, अगर मान लीजिए कि आपका प्रेशर बदल गया, अगर आपका किसी भी कंडक्टर में लगने वाला प्रेशर बदल गया तो हो सकता है प्रेशर चेंज करने के कारण उसका टेम्परेचर फिर से बदल जाए, और टेम्परेचर बदलेगा तो फिर से रेजिस्टेंस बदल जाएगा, तो फिर से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? तो थोड़ा सा डिटेल में मैथमेटिकली लिखने का कोशिश करते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहां बोला गया है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, यही है हमारा ओम्स लॉ। और यहां पे प्रोवाइडेड में यहां पे क्या लिख देते हैं, टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट। बेसिकली क्या कांस्टेंट किए हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अदर फिजिकल कंडीशंस भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेम्परेचर से रिलेटेड होता है, इसीलिए अदर फिजिकल कंडीशन का बात किया गया, ठीक है। टेम्परेचर बदलेगा तो यहां पे होता क्या है, इस V को हम लोग लिख सकते हैं आगे, B इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो होता है रेजिस्टेंस R I होता है, वेयर R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वेयर R इज रेजिस्टेंस, R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत तो नहीं, ये पार्ट उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओम्स लॉ क्या होता है, क्लियर है। ओम्स लॉ में हमारा पोटेंशियल इज इक्वल टू RI, यानी कि रेजिस्टेंस इनटू करंट कहा जाता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग हमारा ओम्स लॉ ये हो गया। अब ये रेजिस्टेंस जो कि कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस के बारे में क्या बात करें, रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है,
लेकिन ये रेजिस्टेंस भी वैरी करता है। कब? जब हमारा ये टेम्परेचर वैरी करेगा। अब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस किस तरह से वैरी करता है हम लोग आगे अगले लेक्चर्स में कहीं ना कहीं देखेंगे, समझेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इतना दिमाग में रखिए कि अगर टेम्परेचर बदलता है तो रेजिस्टेंस भी बदलता है। थोड़ा सा बता देते हैं रेजिस्टेंस हमारा प्रोड्यूस कैसे होता है, ये जान लीजिए। जैसे कि अगर आप किसी भी बॉडी को हीट कीजिएगा तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स का वाइब्रेशन तेज होगा, तो इलेक्ट्रॉन का वाइब्रेशन तेज होगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच का कोलिजन बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन के बीच का अगर कोलिजन बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो तो आपस में टकराने में व्यस्त है। तो जब वो आपस में टकराने में व्यस्त है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हम एक नॉर्मल सा रफली एक हम ड्रॉ करने का कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर के जैसा है, ये हम बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि जब आप इसको हीट करते हैं, यहाँ पे अगर आप इस तरह से हीट दे रहे हैं, इसको अगर आप गर्म कर रहे हैं लगातार, ठीक है, इसको अगर आप गर्म किए तो गर्म कीजिएगा तो इसके अंदर का जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का मोशन बहुत तेज़ी से इधर उधर भागेगा जी, बहुत फास्टली भागेगा। एक बार इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। क्यों? ये बहुत फास्टली मूव करेगा इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स। क्यों फास्टली इधर उधर मूव करेगा? क्योंकि ये हीट देने के कारण इसका बीच के जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशन तेज हो गया है। वाइब्रेशन तेज होगा तो ये मूव भी बहुत तेज़ी से करेगा, ठीक है ना। और तेज़ी से मूव करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाके टकराएगा, यहाँ जाके टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, इधर इधर आपस में टकराने में व्यस्त हो जाएगा, तो वो आगे ठीक से इजीली बढ़ ही नहीं पाएगा। तो जब वो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ नहीं पाएगा तो हम कह सकते हैं कि करंट हमारा फ्लो ठीक से नहीं कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ गया है। यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा टेम्परेचर बढ़ने से, बात समझ रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बदलने से रेजिस्टेंस भी बदल गया। तो जब रेजिस्टेंस बदल गया तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा। जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है तो हमारा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I भी नहीं है, वो फिर रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करने लगेगा। तो ये हमारा समस्या आता है जब हमारा टेम्परेचर बदलता है। इसीलिए ओम्स लॉ स्पेशली क्या कहता है कि हमारा टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। उम्मीद करते ओम्स लॉ क्लियर हो गया होगा। अगर ओम्स लॉ यहाँ पे क्लियर हो गया है तो यहाँ पे हम लोग अगर रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो ये जो रेजिस्टेंस होगा, दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V/I भी लिख सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस हमारा V/I होता है। और यहाँ पे SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस का बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि R इज ओम। क्या होता है हमारा? ओम, ये याद रखना। और इसका सिंबल क्या होता है? ओम, ऐसा होता है, ठीक है। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। बेसिकली अगर इसको लिखते हैं, ये हमारा वोल्ट होता है और पर एम्पियर होगा। वोल्ट पर एम्पियर क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है और करंट का एम्पियर होता है, तो पर एम्पियर। इसको इस तरह से हमने लिख दिया। अब बात यह है कि किस किस फैक्टर्स पे हमारा रेजिस्टेंस यानी कि या फिर रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी का बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस हमारा है क्या, ठीक है ना। तो अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होता है ये एक बार आप देख लीजिए। अगर हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, देख रहे हैं आप। ये जो रेजिस्टेंस होता है हमारा, जो कि हम लोग R है, इस रेजिस्टेंस R को लिखते हैं हम लोग रो इंटू L/A। रेजिस्टेंस क्या है हमारा? रो इंटू L/A। रो हमारा रेजिस्टिविटी होता है, लेंथ, L हमारा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, क्लियरली दिख रहा है। एक चौथा फैक्टर भी है जो कि है हमारा टेम्परेचर, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ भी थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात नहीं करेंगे, आगे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस हम लिखते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर जो आता है हमारे सामने वो क्या है? हमारा
जिसका नाम है लेंथ। लेंथ क्या है हमारा, एक फैक्टर है। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, जो कि आपको यहाँ पे फॉर्मूला में दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसमें आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हम लेकिन फॉर्मूला के टर्म्स में लिखेंगे। हम किसके टर्म्स में लिखेंगे, हम फॉर्मूला के टर्म्स में लिखेंगे कि हमारा जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब कि रेजिस्टेंस हमारा लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये दिख रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है, रो और ए अगर कांस्टेंट हो जाए तो क्या ये रेजिस्टेंस एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, क्लियर है ना। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट पे बात करते हैं। हमारा सेकंड पार्ट क्या कहता है, दूसरा कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है हमारा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है क्या, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। बोलो हाँ या ना। आर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हो गया, देखो तो ये हमारा आर है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है, ठीक है ना। ए बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस अपने आप घट जाएगा, ए बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये भी डिपेंड किया, ये भी फैक्टर है एक, कि अगर हमारा कोई भी कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस हमारा घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से फ्लो करेगा ना। एरिया बढ़ जाने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत स्मूथ और उसको स्पेस मिल जाता है ना इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए। अब तीसरा बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है बाबू, ठीक है। तीसरा बात, तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा नेचर ऑफ मटेरियल। क्या हमारा, क्या लिखते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। अब अगर हम नेचर ऑफ मटेरियल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो रो हमारा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। यहां पे हम लिख देते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, मतलब कि प्रोपोर्शनलिटी तो यहां लिखना नहीं चाहिए, बेसिकली रो हमारा कांस्टेंट ही है। मतलब कि अलग अलग मटेरियल का अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो यहां नहीं ही लिखते हैं क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ द मटेरियल का अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ये अलग अलग मटेरियल है। अलग अलग मटेरियल्स में इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी अलग अलग होता है, ठीक है ना। अलग अलग मटेरियल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी हमारा अलग अलग होगा। तो वही है यहाँ पे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का अलग हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हमारा, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहे, आयरन का अलग रेजिस्टिविटी होगा, फिर से रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर अलग होगा, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम अलग होगा। तो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग रेजिस्टिविटी का वैल्यू होता है, तो उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस भी हमारा डिपेंड करेगा। मतलब कि जो रेजिस्टेंस हमारा आयरन का होगा वही रेजिस्टेंस हमारा कॉपर का हो, सेम लेंथ और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जरूरी नहीं है। अगर मान लो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, आयरन का भी कॉपर का, लेकिन रेजिस्टेंस दोनों का सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का रेजिस्टिविटी अलग अलग है, नेचर ऑफ मटेरियल दोनों का अलग अलग है। बात समझ रहे हैं। तीसरा हो गया। इसके साथ अगर हम चौथा लिखें, फोर्थ नंबर होता है टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये कैसे बढ़ेगा, ये हम लोग अभी अभी देखे भी समझे भी, ठीक है ना। और इसको डिटेल में भी हम लोग देखेंगे आगे जाके, ठीक है ना। इसको सीखना भी है, जानना भी है, ठीक है। यहां तक हम लोग का हो गया फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा आएगा क्या। अब देखो यहां पे हम रेजिस्टेंस का बात किए और नेचर ऑफ मटेरियल में रेजिस्टिविटी का बात किए। किसका बात किए? रेजिस्टिविटी का। अब थोड़ा सा रेजिस्टिविटी के बारे में भी जानना जरूरी है। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या होगा वो हम यहां पे लिख देते हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेजिस्टिविटी, यानी कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी। अब बात यहाँ पे लिख सकते हैं, रो जो है हमारा वो क्या है? रेजिस्टिविटी है, ठीक है ना। तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी यानी कि रो हो जाता है हमारा क्या, देखो इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा रो इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इनटू एरिया बाय लेंथ। मतलब कि ओम मीटर स्क्वायर पर मीटर, ये कट जाएगा
तो ये हमारा आ जाएगा ओम मीटर। क्या एसआई यूनिट होता है? ओम मीटर। देख रहे हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया कि ये हमारा ओम मीटर है। एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या आ गया? ओम मीटर। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी तक पढ़ लिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में जानना चाहिए, जैसे कि करंट फ्लो का बात किए, किसी एक पार्टिकुलर एरिया से करंट फ्लो करेगा। तो जब किसी पार्टिकुलर एरिया से, जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अभी हम बात किए ना, कि करंट हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करता है, मतलब कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया से करंट पास कर रहा है, तो किसी पार्टिकुलर एरिया से जो करंट पास करता है ना, उसको करंट डेंसिटी बोला जाता है। तो अभी का जो हमारा टॉपिक है, 3 टॉपिक लिखेंगे, तीनों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो टॉपिक का नाम है करंट डेंसिटी, एक क्या हो जाएगा? करंट डेंसिटी। एक क्या हो जाएगा हमारा? कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। और एक क्या हो जाएगा? एंड कंडक्टिविटी। एक क्या हो जाएगा हमारा? कंडक्टिविटी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब ये तीनों ही टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है करंट डेंसिटी। अगर हम करंट डेंसिटी की बात करें तो अभी अभी बोले कि करंट किसी पार्टिकुलर एरिया से जो पास कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं करंट डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, कैसे लिखेंगे इसका डेफिनेशन लिखेंगे। देखिए इसका डेफिनेशन बहुत ही आसान है, ठीक है ना। लिख सकते हैं द अमाउंट ऑफ चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing per second देखो करंट डेंसिटी कहता है द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब कि करंट थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब कि करंट जो फ्लो करेगा ना वो किसी पार्टिकुलर एरिया से फ्लो करेगा, लेकिन करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे एरिया के परपेंडिकुलरली हमारा करंट फ्लो करेगा, ठीक ना। एरिया के परपेंडिकुलरली करंट फ्लो करेगा, मतलब कि प्लेन ऑफ द एरिया जो होगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करेगा। कैसे करंट फ्लो करेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक सरफेस, ठीक है ना। ये सरफेस ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा सरफेस, कुछ इस तरह से है, ये हमारा सरफेस हो गया, ठीक है। इस सरफेस से होकर के हमारा करंट पास करेगा। तो करंट को हम लोग एक तरह से इस कलर से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये हमारा करंट जा रहा है। ये करंट यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ये करंट गया, यहाँ से ये करंट गया, इधर से करंट निकला, इधर से करंट निकला, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे और इस जगह पे भी करंट बना दिया हम, ठीक है ना। तो ये जो करंट का फ्लो हुआ, ये हमारा करंट का डायरेक्शन को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट किए, किसी पार्टिकुलर एरिया से करंट पास किया, ठीक है। अब जो एरिया वेक्टर हम अगर बनाते हैं, तो अगर ये हमारा एरिया आपको दिख रहा है तो ये हमारा एरिया वेक्टर होगा कहीं ना कहीं, ये डायरेक्शन हमारा एरिया वेक्टर का हो जाना है,
बताओ, ये जो हमारा एरिया होगा दिस विल बी आवर एरिया वेक्टर। ये हमारा एरिया वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करेगा, सही है और नो, दिस इज एरिया वेक्टर। और इस डायरेक्शन में हमारा फ्लो क्या कर रहा है, ये हमारा करंट फ्लो कर रहा है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। तो जो हमारा फ्लो करे, अब देखो हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारा ये एरिया के परपेंडिकुलरली ही जाए, कुछ एक पार्टिकुलर एंगल पे भी जा सकता है। करंट और एरिया वेक्टर के बीच का कुछ ना कुछ एंगल्स हो सकता है। तो चलिए उसको भी एक बार हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो मान लेते हैं जनरल फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से है। ये हमारा कंडक्टर है, बेसिकली इस कलर से नहीं बनाते हैं, जैसा बनाए थे वैसा ही बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाएंगे। ये हमारा एरिया कुछ ऐसा हो गया, देख पा रहे हैं। अब यहाँ से जो करंट पास करेगा वो कुछ ऐसे ही पास करेगा, स्ट्रेट पास करेगा। तो ये करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा हुआ, यहाँ से ऐसे करके किए, यहाँ से पास कर गया, यहाँ से हम करंट का यहाँ से यहाँ तक लेके गए, यहाँ से करंट ऐसे पास कर गया, यहाँ से करंट ऐसे करके गया, यहाँ से करंट ऐसे पास कर गया, ठीक है। अब क्या है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और ये कुछ हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका हम एक एरिया वेक्टर बनाते हैं। अब इसका एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो बड़ा शानदार होगा, वो कहीं ना कहीं वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। तो ये हमारा कुछ ना कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो यही है जी, दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ ऐसा हो गया, ये हमारा एरिया वेक्टर आ गया। अब एक बात बताओ, ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा जो कि आपको दिख रहा है दिस पार्ट, ये एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। ये हमारा एरिया वेक्टर था, बोलो हाँ या ना। और यहाँ पे करंट ये था, ठीक है ना, करंट का ये डायरेक्शन था हमारा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये एरिया वेक्टर हो गया और यहाँ पे जो जे का डायरेक्शन होगा वो करंट जे का भी डायरेक्शन हमारा इसी डायरेक्शन में होने वाला है। ये हमारा जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं ये हमारा जे का डायरेक्शन है। किसका डायरेक्शन है, जे का डायरेक्शन है। तो बेसिकली अगर हमको यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है तो जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया लिखेंगे और ए एन जो लिखेंगे, ए एन हम लोग नॉर्मल लिखेंगे। मतलब कि ये अगर एरिया इस डायरेक्शन में आ रहा है, अगर एरिया का डायरेक्शन इधर है तो इसके हमारा नॉर्मल टू द सरफेस कौन सा जा रहा है, तो नॉर्मल टू द सरफेस यही होगा जी, बोलो हाँ या ना, समझ रहे हो कि नहीं। नॉर्मल टू द सरफेस यही होगा, तो इसको हम लोग ए कॉस थीटा लिखेंगे। ये अगर ए है तो ये पार्ट हमारा ए कॉस थीटा होगा, समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आगे लिखेंगे आई डिवाइडेड बाई ए कॉस थीटा, यानी कि ओवरऑल आई इज इक्वल टू लिख सकते हैं जे इंटू ए कॉस थीटा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू जे डॉट ए, ठीक है ना। ये क्लियर है सभी लोगों को। तो इसको कुछ इस तरह से हम ब्रैकेट में रख देते हैं, माफ़ कीजिएगा, इसको कुछ हम इस तरह से ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है। तो करंट का हमारा और करंट डेंसिटी के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लिए कि हमारा एरिया किस तरह से जाएगा। अगर एरिया वेक्टर अगर बनाना हो तो उसका अगर हम कंपोनेंट लेकर के बनाएं तो ये कंपोनेंट भी आपको क्लियर होगा कि अगर ये ए वेक्टर है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लेंगे तो दिस विल बी ए कॉस थीटा। ये हमको पता है, कंपोनेंट तोड़ने हम लोग को तो आता ही है, ठीक है ना। तो सेम डायरेक्शन में हमारा ये बन गया। अब थोड़ा और आगे अगर हम बढ़ें और चीज़ों को समझने का कोशिश करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो है हमारा कंडक्टेंस। लेकिन उससे पहले करंट डेंसिटी के बारे में बात किए तो इसका एसआई यूनिट क्या होगा करंट डेंसिटी का। तो यहाँ पे अगर हम एसआई यूनिट के बारे में बात करें तो एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी हो जाएगा एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, यानी कि जे। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, जे से, ठीक है। तो जे हो जाएगा हमारा क्या, इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्यों एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे करंट है और यहाँ पे एरिया है, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। बेसिकली अगर आप एक बार में लिखना चाहें तो आई बाई ए भी लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू आई बाई ए। कॉस जीरो अगर हो जाएगा तो हमारा आई बाई ए ही हो जाएगा। तो ये तो हम जनरल फॉर्म लिखें, जो भी फॉर्म लिखा हुआ है ये जनरल फॉर्म है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे जे का फॉर्मूला लिखें तो जे का फॉर्मूला हो जाएगा, देयरफॉर करके आप यहाँ भी लिख सकते हैं
जे इज़ नथिंग बट करंट बाई एरिया। ठीक है, ये भी हमारा फॉर्मूला है। ठीक है ना, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री है, ये इसके लिए हम लिखे हैं। ठीक है ना, ये किसके लिए है, ये इसके लिए है, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्योंकि आई और मतलब जे और ए के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, जिस कारण से ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए। तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्रैकेट में रखेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्लियर है ये। J इज इक्वल टू आई बाई ए हो गया, और यहाँ पे सारा फॉर्मूला हम लोग क्लियर कर लिए करंट डेंसिटी से रिलेटेड। अब बात करेंगे किसके बारे में, कंडक्टेंस के बारे में। तो चलिए बात करते हैं क्या है हमारा कंडक्टेंस। अब अगर हम कंडक्टेंस के बारे में बात करते हैं तो कंडक्टेंस कुछ और नहीं है हमारा। कंडक्टेंस इज, इसका अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो इट इज द ईज with which electric charge flow through it ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ, it is equal to the reciprocal of किसके रेसिप्रोकल होता है जी, इट्स रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये किसके रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेजिस्टेंस के, और इसको डिनोट किया जाता है एंड इट इज डिनोटेड बाई जी। ठीक है ना, तो ये हमारा कंडक्टेंस हो गया। कंडक्टेंस में कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे इसको लिखा जा सकता है G इज इक्वल टू 1/R। ठीक है, और इसका अगर हम SI यूनिट का बात करें तो 1/ओम हो जाएगा SI यूनिट। ठीक है, इसको हम लोग मोह भी लिखते हैं, MHO। ठीक है, 1/ओम या फिर मोह। ठीक है, ये हमारा SI यूनिट है। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रैकेट में करके। ठीक है ना, ये पार्ट को अगर हम इस तरह से ब्रैकेट कर दें, ठीक है, और यहाँ पे लिख दें कि ये वाला जो पार्ट है ये SI यूनिट है, SI यूनिट। ठीक है, क्लियर है। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कंडक्टेंस हो गया, अब आगे बात करेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस को तो G से रिप्रेजेंट किए, कंडक्टिविटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी of a material is called its conductivity। ठीक है, इसको डिनोट किया था सिग्मा से, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पे हम सिग्मा लिख दिए। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता क्या है, 1/ρ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है ना, ये हमारा 1/ρ होता है, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब 1/ρ होता है तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम SI यूनिट के बारे में बात करें तो SI यूनिट हमारा हो जाएगा ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं पर ओम पर मीटर, और इसको लिखा जा सकता है मोह पर मीटर, MHO पर मीटर। ठीक है, मोह पर मीटर भी इसको लिखा जाता है। तो अब दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, SI यूनिट है। ठीक है, तो ये हम सारा लिख दिए हैं कंडक्टेंस का, कंडक्टिविटी का। ठीक है, SI यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, किसका SI यूनिट है, ये SI यूनिट हो गया हमारा कंडक्टेंस का। कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट किया था, 1/R होता है। कंडक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी का
रेसिप्रोकल, जैसा नाम वैसा ही उसके रेसिप्रोकल, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग ऐसा यूनिट भी हम यहाँ पे लिख दिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना, वो एक बार देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है हमारा, अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का, ठीक है ना। किसके बारे में बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्या है जी वेक्टर फॉर्म ओम्स लॉ का? ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो एक बार फिर से हम लोग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसा बनाए, यहाँ से कुछ ऐसा ड्रॉ किए, इसको कुछ ऐसा ड्रॉ किए, यहाँ पे कुछ ऐसा किए और यहाँ पे कुछ ऐसा किए, ठीक है। ये हमारा कंडक्टर बन गया। अब जब ये हमारा कंडक्टर बन गया है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वायर कनेक्ट करते हैं। ये हमारा वायर भी कनेक्ट हो गया जी, ठीक है। और जब वायर कनेक्ट हो गया है तो यहाँ पे हम लोग बैटरी इस तरह से लगा दिए। ये हमारा बैटरी हो गया, ठीक है। पोटेंशियल हम लगा दिए, ये हमारा पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, बोलो हाँ या ना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, सी यस और नो। इस साइड अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, ये हमारा पोटेंशियल क्या है, भी, ये पोटेंशियल भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन हमारा इधर खिंचाएगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है हमेशा, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। पॉजिटिव चार्ज में नेगेटिव चार्ज क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, तो अपने तरफ खिंचाएगा। ये बात समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से ही होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन का फ्लो को थोड़ा सा दिखाते हुए आगे बढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, कुछ इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरह से फ्लो किया। अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, बोलो हाँ या ना, लग रहा होगा ना, ठीक ना। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ है हमारा L और ये पोटेंशियल क्या है, V, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इफ E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फील्ड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है, देन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी, देन V इज इक्वल टू E इंटू एल। अब बोलोगे E इंटू एल कैसे लिख दिए? अब एक बात होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर पढ़े हो ना, तो E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर जो है, तो वहाँ पे V बाई आर लिख सकते हैं, यानी कि V बाई एल लिख सकते हैं। अब V बाई एल का मतलब क्या, V इज इक्वल टू E इंटू एल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। V और E के बीच का रिलेशन हम लोग पहले ही पोटेंशियल में, यानी कि सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो E इंटू एल अगर हमको पता है तो हम लोग को ओम्स लॉ भी पता है, ऑल्सो ओम्स लॉ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम ओम्स लॉ, ऑल्सो फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है जी, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमको पता है, V इज इक्वल टू आई आर। और इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली ये हमारा इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। V के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं E इंटू एल, बोलो हाँ या ना, और I इंटू आर के जगह पे लिख सकते हैं रो इंटू एल बाई ए, सी यस और नो। ये L और ये L गया चांद पे। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू आई बाई ए इंटू रो, सी यस और नो, ठीक है ना। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मैनेज करेंगे चीज़ों को, ठीक है, और यहाँ पे लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब इस पार्ट में हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, E इज इक्वल टू जे इंटू रो, ऐसे लिखा गया। अब यहाँ पे E बाई रो इज इक्वल टू जे लिख सकते हैं। अब 1 बाई रो
को अभी अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखे, 1/ρ को सिग्मा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे देखे ना 1/ρ को क्या लिखा हुआ है, सिग्मा लिखा हुआ है ना, दिख रहा है, ये हम लोग अभी अभी पढ़े हैं, ठीक है। 1/ρ इक्वल टू सिग्मा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई का वैल्यू जो लिखने वाले हैं, ई विल बी ई इंटू सिग्मा, ई इंटू सिग्मा इक्वल टू जे। तो देयरफॉर ये जे हमारा वेक्टर है और सिग्मा ई भी हमारा वेक्टर है। अब एक बात बताओ, ये हमारा ओम्स लॉ था, ठीक है ना, ये हमारा ओम्स लॉ था कि नहीं। इसको हम लोग कुछ ऐसा लिखते, एक मिनट, ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा ओम्स लॉ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ओम्स लॉ था, और इसी ओम्स लॉ को आगे सॉल्व करते हुए हम लोग फाइनली एक वेक्टर फॉर्म तक पहुंचे। मतलब ये भी हमारा ओम्स लॉ ही है, लेकिन कैसा, वेक्टर फॉर्म में, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो अगर आपको डिराइव करना हो, ऐसा एक डायग्राम बनाइए, इस तरह से लिखिए कि ई हमारा मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन कंडक्टर ऑफ लेंथ L, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना। उसके बाद इसको सॉल्व करते हुए ये फाइनली एक्सप्रेशन ले आइएगा, ये हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग ओम्स लॉ और वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ को अच्छे से सीख लिए, लेकिन यहाँ पे अभी भी डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ नहीं हुआ है। हम लोग अभी तक वेक्टर फॉर्म के बारे में देखें कि आप वेक्टर फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म को कैसे डिराइव कर सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल डेरिवेशन है, यानी कि v इजिकल टू आई आर को जो डिराइव करना है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिराइव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको ये जो भी बताया गया होगा अच्छे से समझ में आया। अगर कहीं पे कोई भी डाउट है तो प्लीज़ रिप्लाई कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।